हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेटेड स्टडी। आज एक फिजिक्स की क्लास 5 और अब तक के हमने क्या क्या पढ़ा है। अब तक क्लासेज में हम आपको बताइए, याद दिलाते हैं। तो अब तक के हम लोग क्लासेज में पढ़े हैं, यूनिट पढ़े हैं, डायमेंशन पढ़े हैं। यूनिट डायमेंशन मैंने आपको निकालना भी सिखाया था। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी। इन सब सारे के क्वेश्चंस भी किए थे। फिर हमने पढ़ा था मोशन के इक्वेशन भी पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी। ये सारे जितने भी होते हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे पढ़े थे। फिर इसके बाद हमने इन सब पर क्वेश्चंस भी किया था। तो आज हम क्या क्या करेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में वर्क, पावर एंड एनर्जी। इन तीनों की आज हम थ्योरी देखेंगे। उसके बाद अगले सेशन में हम इसका क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है, आज स्टार्ट करते हैं हम वर्क से। वर्क क्या होता है, तो आपको इतना लंबा डिफिनीशन नहीं देखना है, एक बार लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यानी कि क्या, इन सारे बातों का बस एक ही मतलब है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क कहलाता है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क कहलाता है। वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम इसको कहीं कहीं ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, बताइएगा। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये क्या हुआ, तो ये हमारा गलत हुआ, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट होता है। जो वर्क होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। और ये वर्क जो होता है ये क्या है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये फार्मूला में क्या है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा क्या है, तो ये कॉस थीटा मतलब वही है जहाँ जिस डायरेक्शन में हम काम करते हैं उसमें जो थीटा की वैल्यू होती है। हमारा फोर्स जिधर लगता है, हमारा कहीं फोर्स लगता है, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट होता है और जितने डिग्री के एंगल पर डिस्प्लेसमेंट होता है वही कॉस थीटा का वैल्यू उसमें जितना होगा वही हमारा काम होता है। अब देखिए, अब तो कॉस थीटा का वैल्यू तो -1 से लेकर के कितना तक हो सकता है, +1 तक हो सकता है। ये इसके बीच में जीरो भी आता है। तो क्या हमारा काम कभी जीरो हो सकता है या काम कभी निगेटिव हो सकता है। हमने जो काम किया, हमने जो फोर्स लगाया, अपना जो एनर्जी ख़त्म किया, फोर्स लगाया, तो वो क्या कभी निगेटिव हो सकता है या कभी वो जीरो भी हो सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है। कब हो सकता है, तो आइए हम जानते हैं ये कब हो सकता है। तो देखिए इसमें इस फिगर को, इसमें क्या है कि ये एक, मान लीजिए कि कोई ये एम मास वाली कोई वस्तु है। हम इधर से इस पर फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन का, और इसको हम डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, इसका 30 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इसका। अब जब ये हम 30 मीटर के ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इस यहाँ पे हमारा कार्य कितना हुआ, हमने कितना काम किया, तो हमारा क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ इसमें क्या हो गया, 10 न्यूटन। एस कितना हुआ, 30 मीटर। और इसमें थीटा का वैल्यू कितना हुआ, तो इसमें थीटा 0 डिग्री हो गया। हमने इधर से फोर्स लगाया, फिर उसी डायरेक्शन में चले गया जिधर लगाया, तो 0 डिग्री। तो थीटा 0 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1। और सबसे ज़्यादा हमारा वर्क तभी होता है जब हम थीटा का वैल्यू उसमें 0 डिग्री हो। हम जहाँ पर काम करें वहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, यानी कि जहाँ पर हम लगा रहे हैं फोर्स वो उसी के अलोंग चलता हो, तभी हमारा कार्य सबसे मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर अगर वर्क निकालना होगा, हमारा वर्क कितना हुआ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन इंटू 30 मीटर इंटू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू 1। तो हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल काम हमारा हो जाएगा 300 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर में क्या है, तो न्यूटन मीटर इसका SI यूनिट होता है। इसका SI यूनिट होता है जूल वर्क का, और 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। इसका CGS यूनिट होता है, वर्क का CGS यूनिट होता है अर्ग, और 1 अर्ग होता है 1 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर होता है CGS यूनिट। SI यूनिट होता है न्यूटन मीटर में, और इसका FPS यूनिट होता है फुट पाउंडल में। 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। ये भी कभी कभी पूछ देता है, 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब देखिए, हमने तो यहाँ पर कहा कि थीटा का वैल्यू 0 भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू 90 भी हो सकता है। तो 90 कब होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपने सर पर कोई 50 केजी का कुछ, कोई मान लीजिए बोरी रखा हुआ है 50 केजी का, और ये खड़ा है, ना कहीं जा रहा है, ना हिल रहा है, ना डुल रहा है। और ये अब लग रहा है, तो इसे तो लग रहा हो क्या, इसे तो लग रहा हो कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज उसने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो फिर इसने काम क्या किया, या तो कुछ भी काम नहीं किया। जैसे कि इसमें देखते हैं, ये हम कुछ किसी चीज़ को अर्थ से उठाते हैं, हम ज़मीन से किसी चीज़ को उठाते हैं, तो हम उठा रहे हैं तो हम नीचे फोर्स लगा रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है।
तो यहाँ पर हम बोलें कि हमने उस चीज़ को उठा लिया, हमने काम कर लिया, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। क्यों काम नहीं किया? तो इसके फोर्स का वर्क का क्या होता है फॉर्मूला, W=Fs cos थीटा। तो इसमें फोर्स मान लीजिए हमने लगाया 10, मान लीजिए हमने इस किसी चीज़ को उठाने में 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट भी कर दिया 10 मीटर का, 10 मीटर ऊपर उठा दिया 10 न्यूटन का फोर्स लगा के। लेकिन यहाँ पर थीटा का वैल्यू फिर आ जाता है, तो थीटा का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हमने ऊपर उठाया, ज़मीन से इसको ऊपर उठाया हमने, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो गया 90 डिग्री। हमने इसको ज़मीन से ऊपर उठाया तो थीटा का वैल्यू तो हो गया 90 डिग्री। अब जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री जब थीटा का वैल्यू होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है 0। तो कार्य भी पूरा आपका हो गया 0, आपने कोई काम नहीं किया। वैसे ही अगर अब देखिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू निगेटिव कब होता है और पॉजिटिव कब होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु था, हमने इसको फोर्स लगा करके यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पे हमने इसको कितना 0 डिग्री पे डिस्प्लेस कर दिया। तो जब 0 डिग्री में डिस्प्लेस किया तो ये मैक्सिमम हमारा कार्य हो जाता है। यहाँ पे हमारा कार्य कितना हो गया, तो 0 डिग्री में जितना हमने फोर्स लगाया उतना और जितना डिस्प्लेसमेंट हो उतना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा काम हुआ। और उसका यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है ऐसा यूनिट न्यूटन, और वो डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू 1 जूल हो जाता है, तो हमारा उतना काम हो जाता है। वहीं मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, हमने उससे फोर्स लगाया, इधर से हमने फोर्स लगाया उस पर कि इसको हम इधर धक्का कर रहे हैं, लेकिन कोई हमसे भी मजबूत आदमी है, कोई उसको उधर से हमारे अपोजिट इधर उसको डिस्प्लेस कर देता है। तो हमारे यहाँ पे काम कितना हो गया, हम तो लगा रहे हैं फोर्स इधर, लेकिन वो काम हो रहा है हमारे उल्टा इधर हो गया। तो यहाँ पे ये फोर्स निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इसका 360 डिग्री हो जा रहा है। हम इधर लगा रहे हैं लेकिन ये इधर चला जा रहा है 360 इसका। तो कॉस थीटा में थीटा 360 नहीं, सॉरी 180 डिग्री हो जाता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। जब 180 डिग्री डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो कॉस थीटा 180 डिग्री का डिमांड होता है -1, और जब -1 हो गया तो यहाँ पर काम तो निगेटिव हो गया, हमने कोई काम नहीं किया। वहीं अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं वर्क। मुझे आशा करता हूँ कि आप वर्क समझ गए होंगे। वर्क का वैल्यू, थीटा का वैल्यू जब 0 डिग्री होता है तो हमारा वर्क मैक्सिमम होता है। जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो हमारा काम माइनस में चला जाता है। और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है तो हमने कोई काम नहीं किया, वो काम हुआ ही नहीं, 0 डिग्री हो जाता है, ना निगेटिव ना पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, अब हम एनर्जी जानते हैं, एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी देखिए क्या होता है। तो एनर्जी पोजेड बाई अ बॉडी मे बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क या फिर एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क भी हम कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हमारी कार्य करने की जो क्षमता होती है वही हमारी ऊर्जा होती है, कि हमारे पास जितनी एनर्जी होती है हम उतना ही काम कर पाते हैं। अब एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मैंने एनर्जी का एसआई यूनिट आपको यूनिट डायमेंशन में भी बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर का आया था। एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। जूल इसका एसआई यूनिट हो जाता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग। इसका फुट पाउंडल यूनिट क्या होता है, इसका एफपीएस यूनिट होता है फुट पाउंडल। और 1 अर्ग अभी मैंने बताया कि 1 जूल इक्वल टू होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। अब वो तो था हमारा एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट और एफपीएस यूनिट। अब उसके अलावा भी 2 और यूनिट होता है जिसका यूज हम आगे करेंगे आगे क्लास में। एक होता है किलोवाट आवर और एक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किलोवाट आवर जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आता है। इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूनिट जब निकालना होता है, जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें हम किलोवाट आवर का यूज देखेंगे। और जब हम एटॉमिक एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और ये जो किलोवाट आवर होता है, तो देखिए 1 किलोवाट आवर कितना होता है। 1 किलोवाट आवर होता है 36 × 10⁻12 अर्ग या फिर 36 × 10⁵ जूल। वहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × -12 अर्ग। ये डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछ देता है। कई बार एयरफोर्स के एग्जाम में ये पूछ भी चुका है, एयरफोर्स के एग्जाम में या फिर नेवी एसएसआई या AA में भी पूछ सकता है। कभी कभी एक कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी एक बार पूछा था। जो कोस्ट गार्ड एग्जाम होता है नेवी जैसा एक कोस्ट गार्ड होता है, उसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। उसमें एज नेवी और एयरफोर्स से ज़्यादा होती है, ज़्यादा वाले भी भर सकते हैं, 24 जनरल वाले भर सकते हैं, ओबीसी वाले के लिए 26 होता है उसमें, कोस्ट गार्ड वाले में। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक वैकेंसी आती है, उसमें भी एक क्वेश्चन, उसमें भी कोई अलग फिजिक्स नहीं पूछता है, यही फिजिक्स पूछता है जो एयरफोर्स नेवी में पूछता है। तो ये भी देख लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है, और 36 × 10⁵ जूल होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू। अब आगे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा, जो हमारी मोशन के कारण जो गति कर जो ऊर्जा हमारी हम पाते हैं वही हमारी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी में भी डिफाइंड एज दी एनर्जी पासेज बाई
वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, जो उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है वही होती है कि वही उसकी होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है 1 × वो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने एक पीछे पढ़ा था क्या कि मोमेंटम बराबर क्या होता है। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर के अलावा एक और फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या होता है, वो होता है कि काइनेटिक एनर्जी के क्या होता है, p²/2m। अब इसमें p क्या है, इसमें p है मोमेंटम, और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग है और हिंदी में। तो अब ये हम जानते हैं कि ये कैसे निकलता है। तो देखिए क्या होता है, के बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ हम m से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बट्टा में m और ऊपर में भी m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर एम वी का होल स्क्वायर, क्योंकि एम भी 2 हो गया, और फिर और बाटी में बाई क्या करते हैं एम, और 1/2 रहता है। तो ये क्या होएगा, आप देखिए ये एम भी क्या है, एम भी है पी क्या है, पी है मोमेंटम हमारा। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, हाफ p²/m, या फिर लिख सकते हैं इसको क्या, p²/2m। इस इक्वेशन पर भी बहुत क्वेश्चन आता है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे भी, दोनों फार्मूला पर हम क्वेश्चन करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर पर भी करेंगे और p²/2m पर भी करेंगे। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी में बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेटेड बाय द बॉडी ऑफ वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन और कंडीशन, p = पोटेंशियल एनर्जी mgh। ये क्या होता है, तो जब हम खड़े हैं तो उसमें भी तो हमारे अंदर कोई एनर्जी है, तो उसमें अपनी स्थिति के कारण जो एनर्जी बनती है, जो हम जब खड़े हैं, हमारी जो रेस्ट में है उसमें भी तो एनर्जी है, तो उसके कारण जो एनर्जी बनती है वही होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का ये होता है फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m × g × h। यहाँ पर m क्या है, तो m होती है मास, जो हमारी मास है, जो द्रव्यमान है। g यहाँ पर है ग्रेविटी, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर, पृथ्वी की ग्रेविटी। और h क्या होती है, तो h होती है जो हमारी हाइट है, जहाँ पर कोई वस्तु जितनी ऊंचाई पर जो खड़ा है वो होती है h। अब आगे बढ़, अब ये देखते हैं, ये मैंने आपको ये फार्मूला क्लियर यहाँ पर दे दूँगा, ये इक्वल टू mc², यही कहलाती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था, तो ये न्यूटन जी ने दिया था, इसे न्यूटन जी ने दिया था। हिंदी में से न्यूटन के स्पष्टता का सिद्धांत कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत, न्यूटन की सापेक्षता का सिद्धांत, या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं इंग्लिश में। इसमें E इक्वल टू होता है एनर्जी, m इक्वल टू क्या होती है, m इक्वल टू होती है मास, जो उस पदार्थ की मास होती है। उसके बाद c इक्वल टू क्या होता है, c इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये इस पर भी हम आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आगे आएगा, कल मैं इस पर क्वेश्चंस कराऊंगा, काइनेटिक एनर्जी पर भी, और ये पोटेंशियल एनर्जी पर भी, और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर भी, ये तीनों पर कल मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों से। और चलते, और एक बात जो बता दे रहा हूँ, और एक बात है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वो कौन सी क्वांटिटी है, और जो ये पोटेंशियल एनर्जी ये कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी आपको कमेंट में लिखना है। आपको बताना है कि पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, और काइनेटिक एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। आपको बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, आपको कमेंट में ये बात लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम पावर देखते हैं, पावर क्या आता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी सी हम देख लेते हैं एक बार 2 मिनट। तो पावर में क्या होता है कि पावर में भी डिफाइंड है, अब हम एक नज़र पावर पे देख लेते हैं, पावर क्या होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 मिनट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें पावर क्या होती है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो हमारा होती है। एनर्जी हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी में पढ़ा था कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, और जो पावर होती है हमारी रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। तो जो जिस रेट से हम काम करते हैं वही हमारी होती है पावर। किसमें कितना पावर है बोलते हैं ना, दिखाओ तो क्यों कौन कितना काम कर सकता है, तो वही पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इक्वल पावर। पावर इक्वल टू क्या होता है, तो पावर इक्वल टू होता है W/T। W यहाँ पर वर्क है, T टाइम है, टाइम के रिस्पेक्टिव में जितना हम कार्य करते हैं वही हमारी होती है पावर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो P इक्वल टू Fs cos θ/T, या फिर P इक्वल टू क्या होता है Fb। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एसआई यूनिट देख लेते हैं। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, पावर की एसआई यूनिट होती है जूल/सेकंड, या इसको 1 जूल/सेकंड, 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल/सेकंड। जूल/सेकंड को वाट में लिखते हैं। इसका सीजीएस यूनिट होता है आवर/सेकंड। जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना, एनर्जी में वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है, वर्क का सीजीएस यूनिट अर्ग होता है। तो इसमें टाइम के रिस्पेक्टिव कर रहा है, तो इसमें टाइम भी जुड़ रहा है, पर सेकंड जुड़ जा रहा है। वैसे ही हमने क्या पढ़ा था कि वर्क का एफपीएस सिस्टम है हमारे, एफपीएस सिस्टम यूनिट क्या होता है, तो वर्क का एफपीएस सिस्टम यूनिट होता है फुट पाउंडल, और ये पावर का एफपीएस सिस्टम यूनिट क्या होता है, फुट पाउंडल पर सेकंड।
वही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक होता है कि 1 HP बराबर कितना होता है, 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ये कैसे निकलेगा ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए अब यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अब कल के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, तीनों पर क्वेश्चन करेंगे, वर्क एनर्जी पावर तीनों की कल क्वेश्चन करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। आपको कल आप अगर आप अच्छे से पढ़े हुए तो कल के आप सारे क्वेश्चन बना भी सकते हैं। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये सिर्फ एयरफोर्स के लिए क्रैश कोर्स तो ये चल ही रहा है, उसके अलावा नेवी, SSR, AA या कोस्ट गार्ड या फिर NRM में MR, जिसमें भी साइंस फिजिक्स की पूछी जाती है, या फिर किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक आप बहुत कम करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई स्टडी रिलेटेड ग्रुप है तो उसमें से वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं। अब टेक केयर, बाय बाय।